प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड में रिसोर्स ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम जो नेचुरल रिसोर्स पढ़ रहे थे, पिछले टर्म पर हमने पढ़ा था फॉरेस्ट, उसी के क्रम आगे के क्रम में हम पढ़ रहे हैं घास के मैदान। पिछले टर्म पर हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ या फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, उनकी विशेषताएं एवं उनके वितरण क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। अब अगला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है घास के मैदान। घास के मैदान विश्व में प्राकृतिक संसाधनों के रूप में दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। पहला आता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी प्रदेश। ये मैदानी प्रदेश 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत तथा महाद्वीपों के जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन पाए जाते हैं, उनके उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में इनके विस्तार पाए जाते हैं। इन उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में मुख्य रूप से इन्हें पार्कलैंड के नाम से पुकारा जाता है। कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत इसे पार्क लैंड एवं पार्क वियाना भी कहा जाता है। इसके साथ साथ घास के जो मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, उन उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियाँ लंबी होती हैं, कुछ कठोर होती हैं तथा गूदेदार होती हैं और इनकी जड़ें होती हैं गहरी पाई जाती हैं। इनकी ऊंचाई 1.5 मीटर से लेकर के 4.5 मीटर तक पाई जाती हैं। इन घास के मैदानों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा के क्षेत्र पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका के जो क्षेत्रों में इसके साथ साथ पश्चिमी भारत के जो प्रदेश पाए जाते हैं, उसमें म्यांमार में और वियतनाम में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा मध्य अमेरिका के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उनमें इनका विस्तार पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इन घासों की ऊंचाई, जैसे हाथी घास है, वो 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक मात्रा में कीट पतंगे भी पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाले टीसी मक्खी का विस्तार, मच्छर, बिच्छू और विभिन्न प्रकार के जो जहरीले, छोटे और वायरस युक्त जीव जंतु इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण घास के मैदानी प्रदेश। इन घास के मैदानी प्रदेशों के जो विस्तार पाए जाते हैं वो भी 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के अंतर्गत इनके विस्तार पाए जाते हैं। ये जो इनकी घास होती है, छोटी होती है, मुलायम होती है तथा इसकी ऊंचाई है अधिक नहीं पाई जाती है। दूसरी ओर ये इनकी जड़ें हैं वो भी गहरी नहीं पाई जाती हैं। इनके विस्तार मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में प्रेरीज घास के मैदानी प्रदेश के रूप में, मध्य एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर स्टेपीज घास के मैदानी प्रदेश के रूप में, दक्षिणी अमेरिका में ये पंपास घास के मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं। अर्जेंटीना के जो प्रदेश पाए जाते हैं वहाँ पर पंपास घास के मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में इन्हें वेल्ड्स के नाम से पुकारा जाता है तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इन्हें डाउन्स के घास के मैदानी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस मैदानी प्रदेशों में मुख्य विशेषता पाई जाती है, पशु चारणी क्रियाएँ हैं की जाती हैं, या तो डेयरी उद्योग के लिए एवं ऊन उद्योग के लिए यहाँ पर पशुपालन तथा मांस उद्योग के लिए इसमें पशुपालन है अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। दूसरी ओर ये अत्यधिक मात्रा में गेहूं उत्पादक या धान के कटोरा के नाम से या गेहूं के कटोरा के नाम से या गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं, इनमें पाए जाते हैं। इसकी जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उपजाऊ पाई जाती हैं और गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु पाई जाती है, वर्षा है, मिट्टियाँ हैं, जलवायु है, वो गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल पाई जाती हैं। इस कारण से यहाँ पर गेहूं का उत्पादन है किया जाता है। इसे गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्लासिफिकेशन आता है प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उसमें मरुस्थलीय वनस्पतियाँ। मरुस्थलीय वनस्पतियाँ किन क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं? विश्व में 3 प्रकार के मरुस्थलीय प्रदेश हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और ठंडे मरुस्थल या शीत मरुस्थल जिसे कहा जाता है। 3 प्रकार के मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं। इन मरुस्थलीय प्रदेशों में प्राकृतिक वनस्पति या वनों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं
कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है या उष्णकटिबंधीय या गर्म मरुस्थलीय जो प्रदेश पाए जाते हैं, जहाँ पर मरुदान पाए जाते हैं, या जिन क्षेत्रों के अंतर्गत पानी की उपलब्धता होती है वहाँ पर मरुदानों के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा वो जो अधिकांश क्षेत्र पाए जाते हैं वनस्पति विहीन पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप का सहारा का जो मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है, दक्षिण में कालारी का जो मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत वनस्पतियां हैं शून्य पाई जाती हैं। अरब का जो मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है, थार के जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के जो प्रदेश पाए जाते हैं उसमें भी उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं। अटाकामा का मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है, चिली का जो मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश पाए जाते हैं। इस प्रदेशों की मुख्य विशेषता क्या पाई जाती हैं, यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनकी जड़ें गहरी पाई जाती हैं, वितरण शून्य या बहुत कम पाया जाता है, पत्तियाँ मोटी और गुद्देदार होती हैं तथा इनकी वृक्षों की छाल होती है वो मोटी पाई जाती है। तो और दूसरी ओर ये अत्यधिक मात्रा में कंटीली या कांटेदार वनस्पतियाँ हैं इन क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके बाद में अगला जो क्लासिफिकेशन आता है टुंड्रा वनस्पतियाँ, इन्हीं समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत भी जो मंगोलिया के जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, इसी प्रकार से कैलिफोर्निया का जो मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है उसके अंतर्गत भी शीतोष्णकटिबंधीय या वनस्पतियाँ हैं पाई जाती हैं। वहाँ पर भी प्राकृतिक वनस्पतियाँ वर्षा की कमी होने के कारण 10 से 12 सेंटीमीटर तक, और वर्षा का जो औसत पाया जाता है वो भी कम पाया जाता है और बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। तो वहाँ पर भी इस प्रकार की शीतोष्णकटिबंधीय उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं। मंगोलिया का जो मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है या चीन का, यूनान का जो प्रदेश पाया जाता है उसके अंतर्गत इस प्रकार के तारिम बेसिन के अंतर्गत भी इस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं पाई जाती हैं। इसके बाद में आता है टुंड्रा वनस्पतियाँ। टुंड्रा जो शीत मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं उसके अंतर्गत भी वर्षा का औसत पाया जाता है, कम पाया जाता है। यहाँ पर लकड़ियाँ जो पाई जाती हैं वो मुलायम पाई जाती है, अत्यधिक मात्रा में हिमपात होता है, या साल के भर के जो 8 महीने होते हैं उसमें हिमपात की क्रियाएँ होती हैं। तो कुछ मात्रा में कोणधारी वनों का विस्तार पाया जाता है, लेकिन जहाँ पर हिमपात अधिक मात्रा में होता है वहाँ पर परमाफ्रॉस्ट की क्रियाओं के कारण वहाँ पर जो मिट्टियाँ होती हैं वो बर्फ़ का जमाव हो जाता है, और परमाफ्रॉस्ट की क्रियाओं के कारण वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ काई के रूप में, लाइकेन के रूप में पाई जाती हैं, और उनका 1 या 2 महीने का ही जीवन काल होता है। उसमें बर्फ़ पिघलने पर वो उगती हैं, उसके बाद में वो अपना बढ़ती हैं, आकार में बढ़ती हैं, विभिन्न प्रकार के फल फूल होते हैं वो लगते हैं, और फिर जैसे ही बर्फ़ का हिमपात होने लग जाता है वो पुनः समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से वनस्पतियों के रूप में जैसे शैवाल है, काई है, नरकुल है, इस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। साइबेरिया के जो उत्तरी प्रदेश है और कर्नाटक के जो प्रदेश पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड के जो प्रदेश पाए जाते हैं उसके अंतर्गत इस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके बाद में एक क्लासिफिकेशन और आता है जिसमें हम धरातलीय जो उच्चावच पाए जाते हैं उन उच्चावचों के अनुसार भी प्राकृतिक वनस्पतियों के विस्तार पाए जाते हैं। इन्हें पर्वतीय वनस्पतियों के रूप में उनका अध्ययन करते हैं। तो ये ऊंचाई के अनुसार इनमें अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन होता चला जाता है। ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जलवायु, वर्षा का औसत, तापमान, ये सभी प्रकार की जो क्रियाएँ होती हैं वो ऊंचाई के अनुसार बदलती चली जाती हैं। इसी प्रकार से जो ऊंचे पर्वतीय जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे आज पर्वतमाला के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर 4500 मीटर की ऊंचाई पर ही हिमरेखा का विस्तार पाया जाता है। हिमालय के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसके अंतर्गत 5000, और कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत 5500 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर हिम का या हिमरेखा का विस्तार पाया जाता है। तो उस कारण से यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय जो कठोर और आर्द्र वनस्पतियाँ, मानसूनी वनस्पतियाँ, पर्णपाती वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के जैसे घास के मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, हाथी घास पाई जाती है, कांस घास पाई जाती है। हिमालय के जो तराई वाले जो प्रदेश पाए जाते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो घासें पाई जाती हैं उन घासों का विस्तार भी पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेशों से लेकर के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और मानसूनी जलवायु वनों से लेकर के
कोणधारी वनों तक का इसमें विस्तार पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत प्राणवाती वन भी पाए जाते हैं और जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ती जाती है वहाँ पर कोणधारी वनों का भी विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से हिमालय है, आल्प्स पर्वतमालाएँ हैं, राकीज पर्वतमालाएँ पाई जाती हैं, एंडीज पर्वतमालाएँ पाई जाती हैं। उन क्षेत्रों के अंतर्गत इसका विस्तार है पाया जाता है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो घाटियाँ पाई जाती हैं या कुछ जो मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं वहाँ पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं और उन घास के मैदानों के क्षेत्रों में और पर्वतीय ढलानों पर पशु चारणी क्रियाएँ भी संपन्न की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र पाया जाता है, इस क्षेत्रों के अंतर्गत विश्व की सभी प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ या वनों के क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वनों का अवशोषण या एक्सप्लॉयटेशन। वो अवशोषण है वो भी विश्व के अंतर्गत वनों का या अत्यधिक मात्रा में या फॉरेस्ट एरिया का अवशोषण है प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। प्राचीन समय में मानव की उत्पत्ति से लेकर के उसके विकास की जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं उसमें वन और उसके उत्पाद हैं वो उसके लिए जीवनदायिनी या जीवनदायिनी भोजन से लेकर के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में सहयोगी रहे हैं। उसमें चाहे वह विभिन्न प्रकार का कच्चा माल उत्पादन करता हो, वह अपने जड़ी बूटियाँ प्राप्त करता हो, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त करता हो, कंदमूल प्राप्त करता हो, अपना भोजन प्राप्त करता हो, उसने विभिन्न प्रकार की जो अपने आजीविका के लिए वनों का या जो फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं उनका अवशोषण किया। तो जो विभिन्न प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन पाया जाता है उसके अंतर्गत भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप हैं, मानवीय हस्तक्षेप हैं पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला आता है वन उद्योगों का या लकड़ी काटने का उद्योग। विश्व में जो वनों के क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ का जो मुख्य व्यवसाय पाया जाता है वो पाया जाता है लकड़ी काटने का व्यवसाय। लकड़ी काटने का जो उत्पादन होता है, लकड़ी विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल होती है। विभिन्न प्रकार के जो मोटर निर्माण उद्योग हैं या जहाज निर्माण उद्योग पाए जाता है या इमारती भवन निर्माण की जो अंतर्गत पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो प्रत्यक्ष समायोजन पाया जाता है वह पाया जाता है पशु चारणी क्रियाएँ। पशु चारणी क्रियाएँ भी अत्यधिक मात्रा में वनों और घास के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसको प्रभावित करती हैं। उसके बाद में आता है आखेट के लिए भी वन क्षेत्र होते हैं उसका उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं उसका उपयोग इसके अंतर्गत। फिर आता है एकत्रीकरण। ये भी प्रत्यक्ष रूप से समायोजन होता है। एकत्रीकरण की जो कंदमूल होते हैं या विभिन्न प्रकार का जो कच्चा माल होता है या जो लकड़ियाँ होती हैं वो काट करके एकत्रित की जाती हैं और एकत्रित करके उसको उपभोग क्षेत्रों तक पहुंचाने की जो क्रियाएँ होती हैं वो भी इसके अंतर्गत की जाती हैं। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष समायोजन, जिसके अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में वनों का अप्रत्यक्ष रूप से उनका उपयोग किया जाता है। पहली अवस्था के अंतर्गत मानो उनका प्रारंभिक अवस्था से लेकर के एकत्रीकरण, आखेट है, पशुचारण है या लकड़ी काटने का व्यवसाय है वह प्रत्यक्ष रूप से करता है, लेकिन दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से भी उसका हस्तक्षेप पाया जाता है या एक्सप्लॉयटेशन वह करता है। जैसे कृषि समायोजन, कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो वन होते हैं या जो क्षेत्र होते हैं फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है उसको हटा करके कृषि के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जो पेय फसलें पाई जाती हैं जैसे चाय पाई जाती है, कॉफ़ी पाई जाती है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो वनों का जो उत्पादन होता है या रबड़ की खेती की जाती है, विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य होता है उसके लिए समायोजन है। दूसरा आता है औद्योगिक समायोजन। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों के लिए भी लकड़ी उद्योग है वो प्रत्यक्ष रूप से एवं प्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान करता है। जैसे अपन पेपर उद्योग है या अपन का कॉपी किताब पढ़ते हैं, ये भी पूर्ण रूप से कागज़ और लुगदी उद्योग जो पाया जाता है वह विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों पर घास के जो मैदान पाए जाते हैं या मुलायम लकड़ी के जो वन प्रदेश पाए जाते हैं उसके अंतर्गत इनका उपयोग होता है। फिर उसके बाद में औद्योगिक उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के जहाज निर्माण उद्योग के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की दूसरी इमारती लकड़ियाँ जो पाई जाती हैं उसके अंतर्गत औद्योगिक जो इकाइयाँ होती हैं उसके अंतर्गत उसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है व्यापारिक समायोजन। व्यापार के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करना है उसके लिए भी अत्यधिक मात्रा में वन संसाधन होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के जो वन संसाधन होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में उसके लिए वो
उपयोगी होते हैं और वह व्यापारिक क्रियाओं के लिए भी उसका योगदान होता है। अब आता है कि विश्व के विभिन्न जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत लकड़ी काटने का या उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की औद्योगिक क्रियाओं के लिए किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत उनका अत्यधिक मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन है वो किया जाता है, वो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।